मैं आज जो कुछ बोलूँगा, मेरे पास जो 35 इयर्स का जो एक्सपीरियंस आया हुए है, कुछ उस एक्सपीरियंस पर ही मैं आपसे बात करूँगा। शास्त्र को जोड़कर पंचकर्म हम कैसा कर सकते हैं, ये बताने की मैं कोशिश करूँगा। बहुत बार क्या होता है, आयुर्वेद में क्या क्या है, ये सवाल हमेशा पूछा जाता है। ये आयुर्वेद में है क्या, वो आयुर्वेद में है क्या। लेकिन मुझे ये कहना चाहता हूँ, आपको कहना चाहता हूँ, आयुर्वेद एक पूर्ण शास्त्र है और उस शास्त्र के नियम और सिद्धांत अभी तक चेंज हुए नहीं है और मेरे ख्याल से वो होंगे भी नहीं। आयुर्वेद का प्रचार प्रसार या घर घर में यदि हमको हर दिन आयुर्वेद लेकर जाना है तो अब हमें स्पेशलिटी प्रैक्टिस करना जरूरी है। आयुर्वेद के गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए, न्यूरोफिजिशियन होना चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट होना चाहिए, यहाँ तक कि ऑर्थोपेडिक फिजिशियन होना चाहिए, स्पाइन कंसल्टेंट होना चाहिए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी होना चाहिए। उससे भी आगे जाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी बीएमएस जो पदवीधर है, जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस नहीं करते, उन्होंने भी, उनके पास यदि ऐसे पेशेंट आए तो आयुर्वेद के पास रेफर करना जरूरी है, तो भी आयुर्वेद घर घर में आयुर्वेद जाएगा। उसी हिसाब से मैं आपके सामने इनफर्टिलिटी इस विषय में आपके साथ बात करना चाहूँगा। जो मेरे अनुभव वही मैं शेयर करूँगा। अभी सद्य काल में जो है इनफर्टिलिटी प्राइमरी और सेकेंडरी बहुत बढ़ रही है, या वो अपने पास आयुर्वेद के पास बहुत आश्वासक नज़र से देखने लगे हैं। काफ़ी रुग्ण अपने पास इस चिकित्सा के लिए अपने पास आते हैं। उनकी चिकित्सा होकर, एलोपैथी की आदर्श शास्त्र की चिकित्सा होकर भी दाम्पत्य को बहुत बार संतृप्ति प्राप्ति नहीं होती है। इनफर्टिलिटी में जब रुग्ण के बारे में हम सोचेंगे तो दो बातों हमेशा ख्याल में रखना पड़ेगा। एक बात है, एक स्टर्लिटी और सेकंड इनफर्टिलिटी। स्टर्लिटी यानी इनएबिलिटी टू कंसीव, यानी वो पेशेंट कभी भी उसको गर्भधारणा नहीं हुई है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में हम ये बता सकते हैं कि उसको इनफर्टिलिटी प्रेगनेंसी रहती है, लेकिन वो कैरी ऑन होती नहीं, या गर्भस्राव होता है, या पहली प्रेगनेंसी रही है, सेकंड इशू के लिए वो उनकी प्रेगनेंसी नहीं रहती। ऐसे दो चीज़ में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। उसके आगे जाकर ये भी विचार करना पड़ता है कि हम हर बार इनफर्टिलिटी बोला तो मेनली फीमेल इनफर्टिलिटी का ही सोचते हैं, लेकिन उतना ही मेल इनफर्टिलिटी के बारे में भी इम्पोर्टेंट है। यानी पुरुष वंध्यत्व और स्त्री वंध्यत्व, ये दो में हम ज़्यादा सोच सकते हैं। इसमें अभी मैं आपके साथ जो बात करूंगा वो स्त्री वंध्यत्व की बात करूंगा। यदि वक्त मिला तो फिर पुरुष वंध्यत्व के बारे में आपके साथ बात करना चाहूँगा। इसमें यदि मेल इनफर्टिलिटी का सोचेंगे तो 25% मेल इनफर्टिलिटी है, फीमेल 50% है, और दोनों मेल और फीमेल दोनों ही एक साथ उनमें कोई फॉल्ट होगा या उनमें कोई दोष होगा तो 25% पेशेंट अपने को मिलते हैं। अभी स्त्री वंध्यत्व के हेतु के या कॉजेस के बारे में हमने यदि किया तो एक सबसे ज़्यादा जो कॉज अपने सामने आ रहा है वो पीसीओएस है, पीसीओडी। सेकंड टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव होना, लो एएमएच, अनएवोल्यूटरी साइकिल, ट्यूबर ब्लॉक, एंड्रोमेट्रोसिस या हाई एंड्रोमेट्रियम, फाइब्रॉइड, पित्तजोनी, हार्मोनल इम्बैलेंस और लैक ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन, इस तरह के पेशेंट अपने पास आते हैं। जो पेशेंट मेरे पास आए उस पेशेंट के बारे में मैंने आपके सामने रखना है, तो इतने कॉजेस मैंने आपके सामने रखे। और इसके साथ हार्मोनल इम्बैलेंस में काफ़ी कॉजेस आ सकते हैं, लेकिन जो मैंने देखे उसी के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। यदि मेल का सोचेंगे तो ओलिगोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट, ओजोस्पर्मिया, एस्टिनोजूस्पर्मिया, टेराटोजूस्पर्मिया, हाई विस्कोसिटी, पित्तज वातज प्रकृति, अस्पर्मिया और हाइपोस्पर्मिया, इतने कॉजेस मेल केस में आते हैं। यानी स्पर्म से रिलेटेड सब कॉजेस रहते हैं, वो हर तरह के अलग अलग रहते हैं। तो अभी हम पहले फीमेल इनफर्टिलिटी का जो है, जो मेन इंपॉर्टेंट कॉज है वो है पीसीओडी या पीसीओएस। आयुर्वेदिक निदान क्या है, ये सबसे बड़ा इस पर क्वेश्चन मार्क रहता है। हम ग्रंथि बोल सकते हैं या कोई भी बोल सकते हैं। मैं सिर्फ आयुर्वेद के अनुसार इसका क्या सोचना चाहिए, इसकी संप्राप्ति क्या हो सकती है और चिकित्सा क्या हो सकती है, चिकित्सा सूत्र क्या हो सकता है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ये सभी मेरा अनुभव है, शास्त्रों को नमन करते ही हुए किया हुआ एक प्रयत्न है जिससे मुझे काफ़ी हद तक यश प्राप्त हुआ है।
रुग्ण हमारे पास जब आता है वो पीसीओडी का या पीसीओएस का वो 3 लक्षण लेकर ज़्यादा तो आता है। एक अनियमित रजस्राव होता है, डिलेड मेंसेस होते हैं, उसके साथ प्रोफ्यूज ब्लीडिंग या कभी कभी कुछ रुग्णों को अल्प रक्तस्राव, ये लक्षण भी दिखाया जाता है। वो रुग्ण अदर साइंस की अनेक औषधि लेकर अपने पास आता है। अपने पास आने के बाद वो लक्षण पीसीओडी ही ऐसा बताकर आता है, यानी यूएसजी में वो पीसीओएस सिद्ध हो चुका रहता है। उसके साथ उन्होंने काफ़ी देर तक हार्मोन थेरेपी भी ले चुकी रहती है और उस हार्मोन थेरेपी की प्रतिक्रिया उसके शरीर पर हो चुकी रहती है। रुग्ण को पीसीओएस बोलकर यदि हमने चिकित्सा दी और रुग्ण की मांग ही वही रहती है कि मुझे पीसीओएस के लिए ट्रीटमेंट दो, लेकिन यहाँ आयुर्वेद ये ऐसी तरह की चिकित्सा आयुर्वेद नहीं मानता है, क्योंकि आयुर्वेद ये प्रकृति के हिसाब से और अवस्था के हिसाब से काम करता है। यदि आप प्रकृति के हिसाब से अवस्था के हिसाब से यदि चिकित्सा करोगे तो ही आपको यश प्राप्त होगा। यदि अवस्था के हिसाब से यदि हमने चिकित्सा नहीं की तो बहुत बार अपने पास फेल्योर अपने को मिलता है। तो ये हमेशा ख्याल में रखना है, आयुर्वेद है अवस्थानुरूप, आयुर्वेद है अवस्थानुरूप पंचकर्म है, अवस्था होंगी तो ही करना है, ये हमने हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। सेकंड लक्षण जो रहता है वो होता है स्त्री बीज की उत्पत्ति नहीं होती है, यानी इनफर्टिलिटी के पेशेंट बोलकर आते हैं तो उनको स्त्री बीज की उत्पत्ति होती नहीं, यदि होती होंगी तो उसको ग्रोथ बराबर नहीं होती है, और ग्रोथ यदि बराबर होती होंगी तो सही वक्त पर वो ओव्यूलेशन रप्चर नहीं होता है। ये लक्षण लेकर भी रुग्ण अपने पास आते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट लक्षण है वेट बढ़ना। तो कुछ रुग्ण में वेट बढ़ता है तो कुछ रुग्ण में स्थिति वैसी ही रहती है। वेट बढ़ने की वजह से पीसीओएस बताई जाती है, लेकिन पीसीओएस की वजह से वेट बढ़ता है या फिर मेद धातु की दृष्टि की वजह से वेट बढ़ा हुआ है और उसका आगे का टर्म पीसीओएस हुआ है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। ये इस पर हमें ख्याल देना चाहिए। कभी कभी हार्मोन थेरेपी लेने के वजह से भी वेट बढ़ता है। पीसीओएस के लक्षण यदि हमने देखे तो अनियमित रजस्राव है, ओबेसिटी है, अनओव्यूलेटरी साइकिल है यानी वंध्यत्व है, अनवांटेड हेयर ग्रोथ है, इरेगुलर ग्रोथ ऑफ ओहो में एक्सेसिव ब्लीडिंग है, और उसके बाद अभी ये 10 साल में जो लड़कियां हैं, जो अवैध लड़कियां हैं, उनमें मूड स्विंग के ज़्यादा लक्षण दिखाई देते हैं। अनियमित रजस्राव के अनेक कुमारिका रुग्ण सद्यकाल में बढ़ रही है। पीसीओएस का मुख्य लक्षण ही अनियमितता है और पीसीओएस का स्थान भी वात स्थान है। अनियमितता ये भी वात का लक्षण है। पीसीओएस का स्थान वात स्थान होने की वजह से अपन वायु का ये कार्य है। अनियमितता की वजह से और पीसीओएस की स्थान की वजह हमने पंचकर्म करते समय हमेशा ख्याल में रखना पड़ता है। यदि हमने पीसीओएस के हेतु का यदि हमने चार्ट किया तो ये हेतु अपने ख्याल में हमेशा आते हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल, फास्ट फूड का अत्यधिक सेवन, इरेगुलर डाइट हैबिट, विरुद्ध आहार का सेवन, फर्मेंटेड फूड, अत्यंबुपान ये बहुत डिसीज में, बहुत व्याधि में ना इसमें, लेकिन बहुत व्याधि में अत्यंबुपान एक बड़ा हेतु सामने आ रहा, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ नया फैड अपने इसमें निकलता है। ज़्यादा पानी पियो, पानी पीने से तुम्हारा बीमारियां कम होती है। कुछ दिन पहले आप तक्रपान करने की वजह से पंचकर्म की जैसी शोधन होती है, ऐसा भी कुछ मैसेज आते थे। यानी आयुर्वेद का पंचकर्म ये बाजू में रहता है और ये नए नए कोई पंचकर्म के नाम पर कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, तो ये फैड रहते हैं। तो उसका भी अपने हेतु में बहुत बड़ा हेतु अपने ख्याल में आता है। वेग विधारण ये सबसे बड़ा हेतु, यानी वेगान धारित यहाँ आप सभी को पता है, लेकिन उसके ये भी बहुत बड़ा हेतु अपने सामने आता है। सेकंड, हार्मोनल मेडिसिन का नित्य सेवन। कुछ वक्त मेंसेस को रेगुलर करने के लिए या थोड़ा सा आगे पीछे करने के लिए हार्मोनल मेडिसिन ली जाती है। यानी नेचुरली मेंसेस जब आती है उस मेंसेस को आगे या पीछे लेने के लिए कुछ मेडिसिन लेनी है। इसका मतलब वो वेग विधारण करना है, वेग निसर्ग का जो नियम है उसको हमने डिस्टर्ब करना होता है, उसी का भी शरीर पर असर करता है। लेकिन इस सब कॉज के बाद भी एक कॉज मेरे दिमाग में हमेशा आता है, वो है ना अभी जो ज़्यादा तो दूध जो मार्केट में आता है वो डेयरी दूध आता है, दूध मिल्क है ना, डेयरी का मिल्क आता है, और वो डेयरी का मिल्क बढ़ाने के लिए गाय को और भैंस को एक ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन दिया जाता है, और उस ऑक्सीटोसिन का इनडायरेक्टली इफेक्ट अपने शरीर पर यानी गर्भाशय पर होता होगा, और उसी वजह से
पीसीओएस बढ़ने के चांसेस बढ़ते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसी वजह से 10 रुग्ण, यदि स्त्री रुग्ण अपने पास पीसीओएस का है तो उसमें 10 रुग्ण स्त्री रुग्ण आए या कुमारिका है तो उसमें से 8 रुग्ण ऐसे होते हैं कि उनको पीसीओएस की तकलीफ मिलती है। मासिक स्राव के वक्त वात प्रकोपक आहार विहार करने की वजह से भी पीसीओएस हो सकता है, या जो ऋतुचर्या यानी जो परिचर्या बताई हुई है मेंसेस के वक्त जो परिचर्या बताई है उसका भी कुछ अंधश्रद्धा बोलकर अभी हम उसके अपोज में जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का मेन कॉज समझकर उसका यदि मेन हेतु हमने समझा और उस हिसाब से यदि हमने पेशेंट को समझा है तो जो ऋतुकाल में जो चर्या बताई है उसको हम पालन किया तो काफ़ी हद तक ये जो नए नए प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं वो हम टाल सकते हैं। अभी ये सब हेतु है, इस हेतु का यदि हमने विचार किया तो वो सब अग्निवान्य निर्मित करने वाला है, साथ में अमृद्धि भी करता है। वेग धारण की वजह से यानी वेग धारण करने की वजह से अपन वायु की विकृति होती है, इसी परिणाम स्वरूप बीज ग्रंथि की वृद्धि होती है और सृष्ट निर्मित होती है। और पहले मैंने जो बताया था कि मेंसेस आने के लिए या मेंसेस को लेट करने के लिए कुछ वजह से हम कुछ मेडिसिन लेते हैं, प्राइमेलोड जैसे मेडिसिन लेते हैं और निसर्ग का जो चक्र है वो डिस्टर्ब करने का हम बहुत बार रुग्ण कोशिश करते हैं, तो उसका इफेक्ट भी इस पर होते हुए दिखता है। और तो इरेगुलर सिस्ट निर्मित होने के बाद इरेगुलर मेंसेस ये लक्षण निर्मित होती है और सिस्ट बढ़ने की वजह से ही ओव्यूलेशन में ऑब्स्ट्रक्शन निर्माण होता है। यदि हम इस रुग्ण का रिपोर्ट्स देखेंगे तो इसमें एलएच इंक्रीज मिलेगा, एफएसएच इंक्रीज मिलेगा, प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज मिलेगा, प्रोलैक्टिन इंक्रीज मिलेगा, एस्ट्रोजन डिक्रीज मिलेगा और सबसे इम्पोर्टेंट एनीमिया मिलेगा। बहुत अच्छे घर के, बहुत अच्छा डाइट लेने वाले, हेल्दी डाइट लेने वाले बहुत से रुग्ण में हमको यदि पीसीओएस होगा तो एनीमिया मिलता है। अभी हम चिकित्सा पर आएंगे। चिकित्सा का सोचेंगे तो ये पेशेंट के लक्षण और उसका हेतु सोचा तो वात कफ दोष दृष्टि हमको दिखती है, उसके साथ रस धातु और रज धातु की विकृति ये हमने मानना चाहिए। तो ये सब संतर्पणजन्य व्याधि के इसमें हम ले सकते हैं। और यदि पंचकर्म करना है तो आपको यही सोचना पड़ेगा कि ये संतर्पणजन्य व्याधि है क्या अपतर्पणजन्य व्याधि है। यदि संतर्पणजन्य व्याधि होंगी और शोधन की जरूरत होती है तो आपको शोधन के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन यदि अपतर्पणजन्य व्याधि है, अपतर्पणजन्य रुग्ण है लेकिन उसको शोधन की जरूरत है, शोधन की अवस्था है, तो उसको अपतर्पण के लिए उसको बल्ले चिकित्सा देकर बाद में वापस शोधन आपको करना पड़ेगा। तो ये शोधन अवरोधजन्य संप्राप्ति ज़्यादा रहती है, ये सोचकर वमन और बस्ती ये दोनों चिकित्सा इस पर बहुत उपयोग होती है। रस धातु अग्निवर्धन चिकित्सा भी हमको देना पड़ता है और इसके साथ लेखन चिकित्सा, रस धातु दृष्टि और ग्रंथि यानी कफ दोष दृष्टि ये सोचकर हमने पहले वमन देना चाहिए और गर्भाशय बीज ग्रंथि ये सभी का वासस्थान ख्याल में रखते हुए यूनियोपैथ की जो चिकित्सा अपने ग्रंथों ने बताई है तो जो हमने करना चाहिए। तो यूनियोपैथ के वक्त हम ग्रंथों ने बताया कि ये सब वात की वजह से होता है और वात की श्रेष्ठ चिकित्सा आप सभी को पता है बस्ती। मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होने के लिए भी बस्ती इंपॉर्टेंट है और वात प्रकोप की वजह से बढ़ी हुई सिस्ट भी बस्ती से कम होते हुए दिखाई देती है। बस्ती से उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि रजस्त्राव जो होता है वो कंट्रोल में आता है, यानी प्रोफिल ब्लीडिंग होता होगा तो वो कम होता है और अल्प ब्लीडिंग होता होगा तो वो नॉर्मल होता है। इतना व्यापक ये बस्ती का उपयोग यहाँ पर है। यहाँ पर हमने योग बस्ती का यूज करना चाहिए। योग बस्ती के लिए एरंडमुलादी क्वार्क और सहचरदी तेल ये हम यूज करते हैं। अनुवसन के लिए सहचरदी तेल और न्यूरो के लिए एरंडमुलादी था। और योग बस्ती के बाद उसके बाद 21 दिन का मात्रा बस्ती, सहचर तेल का मात्रा बस्ती पेशेंट को लेने को बोलती है। एक ओमन होने के बाद, पहला ओमन होने के बाद ये पंचकर्म का सोचना चाहिए। ये योग बस्ती और सहचर तेल का मात्रा बस्ती आप हर महीने ऐसे 2 या 3 महीने हम रिपीट कर सकते हैं। और साथ में उस पेशेंट को उदर नाभि के नीचे उदर भाग में कटी स्थान पर अर्कपत्र या एरंड पत्र का पट्टबंध हर रोज रात को करने को बोलना चाहिए। शमन चिकित्सा में
काफ़ी ड्रग है, आपको आप यूज़ कर सकते हैं, ग्रंथों में भी बताया, ग्रंथ आप इस ये सोचकर यदि ग्रंथ का पठन करेंगे तो आपको बहुत सारे ड्रग आपके सामने आएंगे। तो उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कुबेरोटी है, कुकुटनखी गुग्गुल है, चंद्रप्रभा है, कांचना गुग्गुल है। ये मेडिसिन आप पीसीओएस के पेशेंट को यूज कर सकते हैं, या ड्यू पीसीओएस नाम की एक टैबलेट आती है उसका भी हम यूज कर सकते हैं। कुछ पेशेंट में वेट लॉस के लिए हम आरोग्यवर्धनी या योगराज गुग्गुल का भी यूज कर सकते हैं। लिक्विड में जाएंगे तो कुमारी असो, पतरंगा असो, सुकुमार असो, ये हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ये चिकित्सा इंपॉर्टेंट नहीं, या पंचकर्म के बारे में मुझे ज़्यादा बोलना है। मेडिसिन तो बहुत कुछ बताया हो, मैं हमेशा मेरे लेक्चर में बोलता हूँ कि हर एक वैद्य का अलग अलग मेडिसिन हो सकता है, लेकिन वो मेडिसिन उसने क्यों यूज़ किया ये हमने सोचना चाहिए, उसकी संपत्ति क्या है, वो मेडिसिन का यूज क्या है। यदि तुम्हारे पास वो मेडिसिन नहीं होगा, मैंने ड्यूपीसीएस आपके नाम बता दिया है, लेकिन आपके पास उपलब्ध नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, तो उसके पीछे मेरा क्या हेतु ये सोचना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हेतु यानी वात प्रकोप और कफदुष्टि, ये दोनों का हेतु सोचकर ही हमने ट्रीटमेंट करना चाहिए, और उसके लिए पंचकर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चिकित्सा से रुग्ण का रजस्त्राव निर्मित होता है, पीसीओएस की ग्रंथि शनै शनै कम होती है, साथ में ओव्यूलेशन भी वक्त पर होता है, होकर वो उस वक्त जिस वक्त उसका सही दिन रप्चर होना चाहिए वो भी होता है। इसके बावजूद स्त्री बीज की गर्भधारणा करने की कैपेसिटी टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये पंचकर्म का इम्पोर्टेंस है यहाँ पर। तो ये केस ये इसके बारे में बताते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक रुग्ण थी मेरे पास, 35 इयर्स की थी, पीसीओएस की तकलीफ थी, अनेक चिकित्सा लिया लेकिन उपशय नहीं था। इनफर्टिलिटी के लिए मेरे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आई थी। रुग्ण की कफ प्रकृति थी, ओव्यूलेशन बराबर होता नहीं था। हार्मोन थेरेपी लेने के बाद उसको ओव्यूलेशन होता था लेकिन वो रप्चर नहीं होता था। फिर रप्चर होने के लिए वापस उसको इंजेक्शन लेना पड़ता था, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता था। साथ में उसकी ये ट्रीटमेंट की वजह से अनवांटेड हेयर ग्रोथ भी हुआ था और साथ में वेट भी बढ़ा था। उस लेडीज को इरेगुलर मेंसेस था, लेकिन मेंसेस आने के बाद अल्प रक्तस्राव था, रजस्राव था। रुग्ण की कफ प्रकृति होने की वजह से प्रथमतः अवस्थानुरूप मैंने ओमन करवाया, साथ में रसायन के लिए वर्धमान पिंपरी रसायन दिया। वर्धमान पिंपरी रसायन देते समय हम एक पिंपरी से स्टार्ट करते हैं, 1 2 4 8 12 16 32 ऐसा जाते हैं, वापस वैसे नीचे आते और 2 पर रुकते हैं। इस वर्धमान पिंपरी रसायन देते समय ये क्या होता है, कभी कभी पेशेंट को पित्त प्रकोप होने के चांसेस रहते हैं, मुखपाक आने के चांसेस रहते हैं। तो जिस वक्त आपको ये लक्षण दिखेगा उसी वक्त आपको रुकना है, उसी वक्त आपको नीचे आना है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट आपको ख्याल में रखना जरूरी है। और इसी वजह से एक काम ये ओमन और वर्धमान पिंपरी देने से एक काम बहुत अच्छा हो कि उसकी मेंसेस रेगुलर हुई, रजस्राव बराबर होने लगा, लेकिन ओव्यूलेशन कुछ बराबर होता नहीं था। तो फिर हमने योग बस्ती का उसको एक कोर्स दिया। उसके बाद योग बस्ती होने के बाद 21 दिन का सहचर तेल की मात्रा बस्ती दी। सहचर तेल की मात्रा बस्ती ने 50 ml हर रोज रात को उसको घर पर लेने को बोला। और ये जो कोर्स है ये 3 साइकिल किया। इसकी वजह से ओव्यूलेशन बराबर होना शुरू हुआ, वो वक्त पर रप्चर भी होता था लेकिन गर्भधारण कुछ होती नहीं थी। फिर यही ट्रीटमेंट दिया। ये ओव्यूलेशन बराबर होने के लिए है, ओव्यूलेशन स्टडी करने के लिए हर महीने में वो सोनोलॉजिस्ट के लिए पास हम भेजते थे। वो ओव्यूलेशन स्टडी करती थी और ओव्यूलेशन स्टडी करने के बाद जिस दिन रप्चर होगा उस दिन उनको आगे की प्रोसीजर करने के लिए बताता था। लेकिन मेरे एक ख्याल में आया कि शायद इसी स्ट्रेस की वजह से उसको प्रेगनेंसी रहती नहीं होगी, क्योंकि पेशेंट एक गांव में से थी, हर वक्त उसको 2 4 बार 3 बार 5 बार शहर में आकर वो सोनोग्राफी करना था। और फैमिली का प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर और खुद की साइकोलॉजी, इस वजह से यदि उसको प्रेगनेंसी रहती नहीं होगी तो मैंने 4th मंथ में ओव्यूलेशन स्टडी करना बंद किया और उसको बोला कि 14 से 16 के बीच में 14 डे टू 16 डेज के बीच में आप रिलेशन रखो। इससे क्या होगा, उसका स्ट्रेस कम होगा कि ओव्यूलेशन की वजह से जो स्ट्रेस बढ़ता था वो कम होना हुआ, और बैक ऑफ द माइंड जो डर लगता था वो कम करने के लिए हमने 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन और मेंसेस के पहले जो डेट है उसके 2 दिन पहले ऐसे 4 बार शिरोधारा दिया।
इसकी वजह से स्ट्रेस लेवल कम हुआ, साथ में ब्राह्मी ओटी सुवर्णयुक्त भी उसको दिया। ये ट्रीटमेंट 2 महीने करना पड़ा। सेकंड मंथ में इसकी गर्भधारणा आई। इसके बाद उस रुग्ण ने 9 महीने से लगन से पूरी ANC की ट्रीटमेंट, पूरी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया। वो यहाँ पर कुछ भी उन्होंने एलोपैथी ड्रग यूज़ नहीं किया। 7वें महीने से जो गर्भिणी परिचर्या बताई हुई है, बस्ती और न्यूरो बस्ती, वो उसने किया। 9 मंथ की फुल टर्म होने के बाद उसको नॉर्मल डिलीवरी हुई और एक लड़का हुआ। यहाँ पर मेरे से ज़्यादा उस रुग्ण की आयुर्वेद पर जो श्रद्धा थी वो ज़्यादा काम है, क्योंकि कम से कम 7 से 8 महीने तक ये ट्रीटमेंट चली, लेकिन रुग्ण ने बराबर हर महीने में आकर वो ट्रीटमेंट फॉलो किया। तो इस तरह से हम PCOS की वजह से जो वंध्यत्व आता है उसमें हम अच्छी तरह पंचकर्म कर सकता है। पंचकर्म में वमन, योग बस्ती, सहचर्यन, मातृ बस्ती, ये 3 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो पेशेंट आते हैं अपने पास, टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव के पेशेंट आते हैं। टॉर्च टेस्ट यानी टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रुबेला, साइटोमेगालस या हर्पिस सिम्प्लेक्स, ये पॉजिटिव होने के, ये वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से पेशेंट को प्रेगनेंसी रहती नहीं। कुछ रुग्णों को प्रेगनेंसी रहती है, लेकिन 3rd मंथ या 4th मंथ में कार्डियक एक्टिविटी नहीं आने की वजह से मिस अबॉर्ट होता है या फिर DNC करना पड़ता है। तो ऐसे रुग्णों में, कुछ रुग्णों में फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, ANC होती है, डिलीवरी होती है, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी को वक्त उनकी टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव आ जाती है। मॉडर्न साइंस इसके लिए कुछ एंटीवायरल ड्रग देते हैं, या कभी कभी बोलते हैं 3 महीने का गैप रखो, बाद में वापस प्रेगनेंसी का ट्राई करो। लेकिन कुछ कंसल्टेंट ऐसे बोलते हैं कि इसका कुछ रोल नहीं है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो ये खुद होकर कम होगा और बाद में देखेंगे। लेकिन बहुत बार यह टेस्ट निगेटिव नहीं होती है, और रुग्ण का प्रेगनेंसी रहने के बाद भी 4, 5, 6 बार प्रेगनेंसी रहकर भी वो गर्भस्राव होता है। ऐसे रुग्णों में आयुर्वेद में ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है, हम अच्छी तरह रिजल्ट दे सकते हैं। यहाँ पर हम शास्त्रकारों की ने जो यूनियोपैथ बताया हुआ है उसका सोचना चाहिए। उसी में एक यूनियोपैथ ऐसा बताया हुआ है कि जहाँ पर गर्भाशय में गर्भ नहीं टिकता है, ये भी एक यूनियोपैथ बताया। इसमें हमने यदि ये टॉर्च टेस्ट के पेशेंट को लिया तो हमको अच्छी तरह उसके रिजल्ट हम रुग्णों को दे सकते हैं, चिकित्सा कर सकते हैं। टॉर्च टेस्ट रुग्णों की प्रकृति ज़्यादा तो पित्त प्रकृति मिलती है, तो बचपन या उसको बचपन में चिकन पॉक्स या मिजल्स क्या इतिहास भी मिलता है। ऐसा एक रुग्ण था, 35 इयर्स का भी था, 4 बार उसको प्रेगनेंसी रह चुकी थी। खुद वो रुग्ण डॉक्टर थी, डर्मेटोलॉजिस्ट थी, उसके पति पेडियाट्रिशियन थे। 4 बार मिस ऑपरेशन होने के बाद उन आयुर्वेदिक दवा लेने के लिए आए। रुग्ण की टॉर्च टेस्ट में रुबेला और हर्पिस, ये 2 टेस्ट पॉजिटिव थे। रुग्ण इतिहास में उसको चिकन पॉक्स का इतिहास मुझे मिला। रुग्णों को विधिवत आते ही मैंने वोमन किया और उसके बाद उसको विरेचन दिया। वोमन इसीलिए दिया कि रुग्ण मेरे पास वसंत ऋतु में आई थी और वो कफ प्रकृति संतर्पणजन्य लग रही थी, इसलिए मैंने वोमन दिया। वोमन के बाद संसर्जन कम करने के बाद उसको विधिवत विरेचन दिया। साथ में मैंने रुग्ण के पति को भी योग बस्ती का कोर्स किया कि शुक्र बीज जो है उसको शुद्धि का उसके पीछे हेतु था। तो बस्ती रुग्णों को फिर वमन विरेचन होने के बाद उसको 21 दिन का मात्रा बस्ती लेने को बोला। फिर नेक्स्ट मेंसेस को 2 मेंसेस उसको उत्तर बस्ती किया। उत्तर बस्ती जो किया वो 6-7 डे में किया, वो फलभूत का उत्तर बस्ती किया। ये 2 साइकिल मैंने किया। साथ में अभ्यंतरता उसको परिपाठती काढ़ा, सारिवामंजिष्टा, प्रवालवंग हरित की जो कॉम्बिनेशन है वो चंद्रप्रभा होती है, फलभूत दिया। 3rd साइकिल में ओव्यूलेशन और प्रेगनेंसी के लिए मेडिसिन चालू किए। ओव्यूलेशन के लिए कुबेरोटी, पुष्पधन्वा, फलभूत, प्रमास यानी ये मेडिसिन, साथ में नस्य, ये ट्रीटमेंट दिया। 5वें दिन से उसको सहचर्य तेल 5th डे से, मेंसेस के 5th डे से उसको सहचर्य तेल की मात्रा बस्ती चालू किया। ओव्यूलेशन स्टडी करने को बोला। ये ट्रीटमेंट 15 दिन दिया, ओव्यूलेशन स्टडी किया और 15 दिन के बाद प्रजास्थापनीय गण उसको लेने को दिया। 2 महीने ये ट्रीटमेंट चली। 3rd महीने में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई। 3rd महीने में प्रेगनेंसी टेस्ट आई। उसके प्रेगनेंसी, उस रुग्ण की प्रेगनेंसी तो रहती थी,
लेकिन मेन टेंशन था कि प्रेगनेंसी कैरी ऑन नहीं होती थी, तो वो ज़्यादा टेंशन में आई। तो फिर उसको मन शांति के लिए, मन स्वास्थ्य के लिए उसको शिरोधारा दिया। तो वो शिरोधारा हर 15 दिन में ऐसे 4 बार मैंने दिया। तो और साथ में मासोनमास जो बात आपने आयुर्वेद ने बताए हुए वो चालू किए। फलग्रुप, ड्यूटॉर्च टैबलेट ये उनको चालू किया। गर्भचिंतामणि ओटी 4 महीने तक दिया। 7वें महीने में उसको बस्ती ट्रीटमेंट चालू की, मात्रा बस्ती देना शुरू किया। वो मात्रा बस्ती चंदनवाला लाक्षादी तेल की दिया। 9 महीने पूरे होने के बाद पेशेंट की डिलीवरी हुई, फुल टर्म डिलीवरी, डॉक्टर होने की वजह से और प्रेस्टिजियस प्रेगनेंसी होने की वजह से LHCS करना पड़ा। 3 kg का लड़का हुआ, नॉर्मल लड़का था। उसमें मजे की बात यानी सेकंड प्रेगनेंसी तुरंत 6 महीने के बाद रही। यानी पहली प्रेगनेंसी रहने के लिए उसको 6 से 7 साल लगे, लेकिन एक बार प्रेगनेंसी रहने के बाद वापस फर्टाइल होने के लिए उसको 6 महीने की ही जरूरत नहीं लगी। हाँ, वो भी फुल टर्म होकर उसको सेकंड लड़का हुआ। इसी तरह से टॉर्च टेस्ट के पेशेंट को भी हम अच्छी तरह रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ हेतु का ख्याल रखना पड़ता है। मैंने वो पहले बात करते समय आपको बताया क्या, प्राइमरी फर्स्ट ANC बराबर होती है, प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है, लेकिन जब सेकंड के वक्त ट्राई करना शुरू करते हैं रुग्ण, तब प्रेगनेंसी नहीं रहती है। तो ऐसे वक्त बहुत बार कॉपर टी का हेतु हमको बहुत बार मिला है। यदि पित्त प्रकृति का पेशेंट होगा यानी उसने कॉपर टी यूज की होंगी बहुत साल तक, तो उसमें टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव आने के चांसेस ज़्यादा है। साथ में चिकन पॉक्स और मेजर्स की कुछ हिस्ट्री का ये भी देखना चाहिए। एक बार तुम्हारा नाम इनफर्टिलिटी के होना शुरू हुआ तो अलग अलग चैलेंज लेकर रुकना अपने पास आते हैं। वैसे ही लो AMH ये एक है, ऐसे रुकना आते थे। एक रुकना आया था, शादी के 4 साल हुए लेकिन गर्भधारण हुई नहीं थी। फिर सभी टेस्टिंग हुए, उसके बाद लो AMH बताया गया, IVF की सलाह दी गई। फिर ऐसे हमेशा आयुर्वेद की याद आती है। रुग्ण कब हुआ प्रकृति के था, मेंसेस रेगुलर थे, वेट रुग्ण का 70 kg था, ब्लीडिंग उसको हर मेंसेस मंथ में 3 या 4 दिन होता था। कोई भी विशेष ऐसी कंप्लेंट नहीं थी, सिर्फ AMH कम होने की वजह से उसकी प्रेगनेंसी नहीं रहती ऐसा बताया गया था। हमने गर्भाशय और बीज शुद्धि के लिए का ज़्यादा सोचना शुरू किया और उसी से रस धातु और रज धातु का दृष्टि दूर करने के लिए हमने ओमन दिया। उस रुग्ण को ओमन देने के बाद संसर्जन कम और रसायन चिकित्सा देने के बाद बस्ती कोर्स का शुरू किया। योग बस्ती उसको दी और योग बस्ती के बाद वापस सर्च तेल की मात्रा बस्ती 21 दिन दिया। सेकंड मेंसेस में उसको ऐसे 3 मंथ में उत्तर बस्ती दिया। उत्तर बस्ती के लिए 2 बार फलग्रुत और 1 बार चंदनवाला लाक्षादी तेल, ऐसे 3 उत्तर बस्ती 6, 7, 8 डे, ब्लीडिंग रुकने के बाद सेकंड डे 6, 7, 8 डे में उसको उत्तर बस्ती दिया। साथ में 10 दिन तक उसको नस्य दिया और शमन चिकित्सा में गर्भाशय पोषक कुछ मेडिसिन दी। मेंसेस के 7वें, 14वें, 21वें और 28 डे वापस उस पेशेंट को हमने शिरोधारा किया। इस रुग्ण में हमने ओइलेस्ट स्टडी नहीं किया। मैं ज़्यादा तो पेशेंट अपने पास जो आता है वो बहुत बार ओइलेस्ट स्टडी की करके आते हैं, तो मैं बहुत बार ओइलेस्ट स्टडी के खिलाफ होता हूँ, क्योंकि ओइलेस्ट स्टडी का स्ट्रेस पेशेंट पर नहीं आना चाहिए, यही उसके पीछे मेरी सोच रहती है। इस पेशेंट को मैंने चिरबिलवादी घृत जो केरल की कंपनियों का आता है वो उसको अभ्यंतर पान के लिए दिया और उसी का नस्य उसको लेने को बोला। 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद 4थे महीने में उसे प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई। 4थे महीने में वो 4 महीने तक कैरी हुई। 4थे महीने में अचानक उसका BP बढ़ा और मिस एबॉर्शन हुआ। यहाँ पर मिस एबॉर्शन का और BP बढ़ने की वजह कुछ हमारे ख्याल में नहीं आई, लेकिन ये सोचकर हमने 3 महीने उसको पेशेंट को रुग्ण को विश्रांति दी और एक बार वापस वोमन और उसके साथ विरेचन किया। वोमन के बाद फॉलोड बाय विरेचन किया और वही जो ट्रीटमेंट मैंने बताई वही ट्रीटमेंट मैंने दी, लेकिन उसके साथ मैंने शुद्धशेखर ऐड किया। यदि रक्त धातु की वजह से या पित्त की उष्णता की वजह से यदि BP बढ़ा होगा तो आगे चलकर वो बढ़ना नहीं, इस हिसाब से प्रिवेंशन बोलकर मैंने शुद्धशेखर चालू किया। 5 महीने की ट्रीटमेंट देने के बाद वापस उसकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई। बाद में मासोनमास, गर्भपोषक, संधानीय योग और गर्भचिंतामणि ये 9 महीने तक उस रुग्ण को दिया।
गर्भिणी को जो हमने सुख प्रसूति के लिए जो ट्रीटमेंट देते हैं 7 मंथ से जो मात्रा बस्ती चालू करते हैं उस हिसाब से पेशेंट को दिया और उसका फुल टर्म होकर उसको नॉर्मल डिलीवरी और एक कन्या रत्न हुआ। तो AMH जैसे कुछ नए व्याधि भी हम अच्छी तरह ट्रीट कर सकते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन और साथ में पंचकर्म। स्त्री रोगों में वंध्यत्व में पंचकर्म ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ आपको अवस्था ख्याल में रखना पड़ता है। इनफर्टिलिटी का ये भी बहुत बड़ा एक कॉज है, फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक होना, ट्यूबल ब्लॉक रहने की वजह से अनेक रुग्णों को गर्भधारणा नहीं होती है। ऐसे रुग्णों को ट्यूब का अवरोध निकालने के लिए उत्तर बस्ती एक उत्तम उपचार है। इस रुग्णों को योग बस्ती या काल बस्ती अवस्थानुरूप हम दे सकते हैं और उसके बाद मेंसेस के छठे 7वें 8वें दिन 3 दिन क्षार तेल, एक काशीसर तेल, एक ट्यूबोनिल ऑयल का उत्तर बस्ती यदि हमने दिया 3 दिन और ये साइकिल 3 से 4 बार मंथ में किया तो ट्यूबर ब्लॉक निकलते हैं। ट्यूबर ब्लॉक का ट्यूब ओपन हो जाती है। इसके साथ हम ये तो देते हैं योग बस्ती का कोर्स या काल बस्ती का कोर्स देने के बाद उत्तर बस्ती देते हैं, लेकिन उत्तर बस्ती के बाद 21 दिन तक सहचर तेल की मात्रा बस्ती देते हैं, क्योंकि 21 दिन के बाद वापस उसको मेंसेस आती है। मेंसेस आने के बाद वापस 6, 7, 8वें दिन उत्तर बस्ती देकर फॉलोड बाय सहचर तेल मात्रा बस्ती। ये ट्रीटमेंट हम किया तो ट्यूबर ब्लॉक अच्छी तरह निकलते हैं। साथ में क्षार तेल या काशीस तेल का पिचू धारण भी करने को पेशेंट को बोलते हैं। इस रुग्णों में कभी कभी कॉक्स की हिस्ट्री भी मिलती है। यदि कॉक्स की हिस्ट्री मिला तो वापस उसको ओमन करना चाहिए और ओमन के बाद उसको पिंपली रसायन जैसा वर्धमान पिंपली देना जरूरी होता है। कुछ रुग्ण ऐसे मिलते हैं कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी रहती है, उसको कोई कॉज ही नहीं रहता लेकिन इनफर्टिलिटी रहती है, तो उसमें हम पित्त जोनी के रुग्ण या पित्त प्रकृति के रुग्ण जो रहती है उसमें ज़्यादा दिखाई जाता है। ऐसे रुग्णों के सभी रिपोर्ट नॉर्मल रहते हैं, लेकिन 20 से 25% रुग्ण ऐसे मिलते हैं कि उनको गर्भधारण नहीं होती है। ऐसे रुग्णों में गर्भस्थापन होने के लिए यदि हम प्रजास्तापक कण की औषधियों से सिद्ध घृत या तेल का बस्ती के लिए उत्तर बस्ती के लिए यूज़ किया तो अच्छी तरह उसके रिजल्ट अपने को मिलते हैं। कुछ रुग्णों में अनओव्यूलेटेड साइकिल ये लक्षण भी मिलता है या स्त्री बीज बनता भी नहीं ऐसा भी मिलता है, तो ऐसे रुग्णों को भी हम मात्रा बस्ती नारायण तेल का मात्रा रुग्ण अवस्था सहचर तेल नारायण तेल का मात्रा बस्ती दिया तो ओव्यूलेशन होने में मदद होती है। इस रुग्णों को प्रजास्तापक का गण का घृत का उत्तर बस्ती 2 या 3 महीना दिया तो गर्भधारणा होते हुए हमको दिखती है, हमारा अनुभव है। यह रुग्ण जो अनओव्यूलेटेड साइकिल की जो रुग्ण है उनको अदरक सोरस का नस्य यदि हमने दिया तो उस नस्य से उस पेशेंट के 5th डे से यदि हमने अदरक सोरस नस्य दिया, अदरक सोरस नस्य तीक्ष्ण होता है, पेशेंट को तकलीफ होती है, लेकिन 1 से 2 बूंद हर रोज पेशेंट के नासा में डाले नस्य किया तो ओव्यूलेशन बराबर होने में वक्त पर और बराबर होने में मदद होती है। उसके साथ उसको शिरोधारा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वापस अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी जो रहती है कुछ वक्त के बाद, कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद वो स्ट्रेस में मानसिक तनाव में पेशेंट जाती है और उस मानसिक तनाव की वजह से स्ट्रेस की वजह से उसके हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस होते हैं और उसी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रहती है। ऐसे बहुत से पेशेंट देखे जाते हैं, उस टोटल रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन यदि वो प्रेगनेंसी के लिए यदि ट्राई करते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं रहती है। तो ऐसे रुग्णों को यदि हमने शिरोधारा दिया 7वें 14वें 21वें 28वें दिन 7-7 दिन से एक शिरोधारा दिया तो उसको काफ़ी मानसिक संतुलन बना रहता है और स्ट्रेस लेवल कम होने की वजह से प्रेगनेंसी रहती है। पेशेंट को अनओव्यूलेटेड साइकिल में यदि हमने 5th डे से मात्रा बस्ती दिया और ओव्यूलेशन स्टडी किया तो हमको ओव्यूलेशन होते हुए अच्छी तरह दिखता है। 10 दिन से लेकर 12 दिन तक मात्रा बस्ती और साथ में नस्य दिया तो ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन की साइज बराबर होती है और सही वक्त पर ओव्यूलेशन रप्चर भी होता है।
साथ में यदि कभी कभी आपको अपन ऑयल पर काम करने वाला एरन तेल स्नेहन भी यूज करना पड़ता है। 2 चम्मच एरन तेल यदि हमने रात को दिया तो ओव्यूलेशन रप्चर होने के लिए काफ़ी मदद होती है। कुछ रुग्णों में इतना भी कर कुछ रुग्णों में क्या होता है, ओव्यूलेशन बराबर होता है, वक्त पर होता है, लेकिन रप्चर वक्त पर नहीं होता है। ओव्यूलेशन की साइज बढ़ ही जाती है, वो 22-24 तक जाती है। तो ऐसे रुग्णों में यदि हमने ओव्यूलेशन की साइज नॉर्मल 18 to 20 तक साइज आए, उसी वक्त यदि हमने जैसे मॉडर्न मेडिसिन वाले इंजेक्शंस देते हैं हार्मोनल, वैसा यदि हमने 200 ml से 250 ml तक अनुसन बस्ती दिया तो सेकंड डे हमको ओव्यूलेशन रप्चर हुआ मिलता है। सेकंड डे ओव्यूलेशन स्टडी करने के बाद वो रप्चर दिखाई देता है। बस्ती चिकित्सा से के बाद में गर्भधारणा भी सही समय पर होती है। तो ये सब के लिए बस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ रुग्ण में ऐसे रुग्ण होते हैं कि उनको कॉज कुछ नहीं आता है, लेकिन हैबिचुअली अबॉर्शन होता है। ज़्यादा तो पित्त प्रकृति के जो रुग्ण है उनको ये लक्षण मिलता है। ऐसे रुग्ण में यदि विधिवत पंचकर्मा कर बस्ती चिकित्सा जैसी चिकित्सा की तो वात दोष का और पित्त दोष का दोनों का नियमन होता है। और साथ में जो गण बताए, प्रजास्थापक गण, संधानीय गण, वो गण की सिद्ध घृत या तेल हमने यूज किया बस्ती के लिए और उत्तर बस्ती के लिए और अभ्यंतर पान के लिए भी, तो गर्भस्थापना होकर सही समय पर प्रसूति होते हुए अपने को देखती है। और ज़्यादा तो पित्त प्रकृति के पेशेंट होंगे तो हम चंदन वाला लाक्षादी तेल का भी अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। गर्भाशय के त्वचा के अंतर्गत फाइब्रॉइड की निर्मित होना, उसी वजह से कभी कभी एक्सेसिव ब्लीडिंग के लक्षण मिलते हैं। और फाइब्रॉइड की वजह से गर्भधारणा में भी तकलीफ होती है। 40 से 50 mm तक के फाइब्रॉइड बस्ती चिकित्सा से कम होते हुए हमने देखे। इसमें उत्तर बस्ती ब्लीडिंग रुकने के बाद 6, 7, 8वें दिन या 7, 8, 9 डे यदि हमने उत्तर बस्ती दिया, वो उत्तर बस्ती क्षार तेल का दिया, तो यहाँ पर क्षार तेल का कंटिन्यूस 3 उत्तर बस्ती ना देते हुए 2 उत्तर बस्ती क्षार तेल का देना, क्योंकि क्षार तेल की वजह से अति उष्ण तीक्ष्ण होने की वजह से गर्भाशय की त्वचा को कुछ अल्सर्स या कुछ दाह होने के चांसेस होते हैं। तो 2 क्षार तेल और 1 फलघृत का बस्ती यदि हमने दिया या ट्यूबोनिल ऑयल का भी यदि हमने बस्ती दिया तो फाइब्रॉइड कम होते हुए दिखता है। और यहाँ पर भी वापस योग बस्ती का कोर्स करने के बाद फॉलोड बाय 21 दिन का सहचर तेल है लेखन तेल, अनुलोमक तेल, लेखन तेल है अनुलोमक तेल या त्रिफला सिद्ध तेल का यदि हमने मात्रा बस्ती के यूज किया तो फाइब्रॉइड में काफ़ी उपशम मिलते हुए दिखता है। साथ में फाइब्रॉइड की साइज कम हुआ तो गर्भधारणा होने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने बस्ती चिकित्सा की तो गर्भधारणा होने के लिए भी फायदा होता है। इस रुग्णों को कभी कभी लेखन चिकित्सा अभ्यंतर भी देना पड़ती है, वो भी देना पड़ता है। अभ्यंतर का चिकित्सा सबको पता है, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा। स्ट्रेस और एंड इनफर्टिलिटी के बारे में मैंने आपसे बात किया है। वो मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सी स्त्री जॉब करते हुए वर्किंग होने की वजह से ये कॉजेस बहुत दिखते हैं, या कुछ वर्क लोड की वजह से कुछ साल तक वो रुकते हैं और फिर उसके बाद ये प्रेगनेंसी के लिए जाते हैं। तो ऐसे रुग्णों को स्ट्रेस इंड्यूस इनफर्टिलिटी इसके अंडर में हम ट्रीटमेंट दिया तो काफ़ी रिजल्ट मिलते हैं। फास्ट फूड की वजह से फिजिकल हेल्थ तो खराब होती है, लेकिन स्ट्रेस रहता है, पेशेंट को अनिद्रा रहती है, उसकी वजह से ही मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। इसकी वजह से दोष धातु मल की दृष्टि तो होती है और हार्मोन्स के इम्बैलेंस होते हैं। नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यूनो सिस्टम एक दूसरे से संबंधित है, ये आप सबको पता है। उनके एक कम्युनिकेशन लिंक होती है। तो स्ट्रेस बढ़ा तो फिजिकल हेल्थ खराब होने वाली है, फिजिकल हेल्थ खराब हुई तो वापस स्ट्रेस बढ़ने वाला है। तो ये सभी का सोचकर यदि इम्यूनो सिस्टम को एक्टिविटी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तो ऐसे वक्त यदि हमने आयुर्वेद के हिसाब से यदि उसको ट्रीटमेंट दिया, उसके इमोशनल इन्वायरमेंटल इमोशनल पर हमने ख्याल दिया, उसके मन स्वास्थ्य के लिए यदि हमने ट्रीटमेंट दिया तो अपने को अच्छी तरह उसके रिजल्ट देखने को मिलता है। आयुर्वेद ने पुंसवन चिकित्सा करते समय बताया हुआ था कि नासा और गर्भाशय का संबंध है, इसीलिए नासा में नस्य बताया हुआ है। तो ऐसे रुग्ण में यदि हमने नस्य किया तो मनोस्रोतोष पर भी वो नस्य
काम करता है और साथ में गर्भाशय पर भी काम करता है। और उसके साथ सबसे अच्छा शिरोधारा, शिरोपिच्छू, ये भी फायदेमंद रहता है। साथ में इंटरनल यदि आपको मेडिसिन देना है तो उस मेडिसिन में हम ब्राह्मीओटी, जटामसी फांट, ऐसे मनोस्रोतोस्पर, सरस्वतारिष्टा, ऐसे मेडिसिन हम उनको पेशेंट को दे सकते हैं। उनका स्ट्रेस कम करने का इससे फायदा होता है। कभी कभी क्या होता है, कंटिन्यूस स्ट्रेस होने की वजह से वात प्रकोप भी होता है। बहुत से रुग्ण में ये लक्षण दिखता है। तो वात प्रकोप यदि दिखता है, वात की दृष्टि हमने यदि दिखती है तो हमको बस्ती के पास जाना चाहिए। बस्ती की चिकित्सा होने के बाद वात पर नियमन हुआ तो मन के दोषों पर भी नियमन होता है। और वात दृष्टि होने की वजह से कभी कभी तर्पक कफ का भी क्षय होता है। तो तर्पक कफ का पोषण करने के लिए और सभी एंडोक्राइन ग्रंथि का तर्पण करने के लिए बस्ती ये सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है। यहाँ पर तुमको अनुवसन बस्ती का ज़्यादा यानी मात्रा बस्ती का ज़्यादा ख्याल देना पड़ता है। अभी एक केस ऐसी आई थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो केस अभी एक पेशेंट था, उसको सेकेंडरी इन्फर्टिलिटी थी। 2 टाइम उसका IVF हुआ था, 4 टाइम IUI हुआ था। थायराइड की तकलीफ थी। पेशेंट टीचर थी, दोनों में अभी भी टीचर थे। एक इंट्रायूटेराइन डेथ हुआ था। 8 मंथ तक उसकी प्रेगनेंसी रह चुकी थी और हाइपरटेंशन की वजह से सितंबर में उसकी इंट्रायूटेराइन डेथ हुई। मैंने सितंबर इस शब्द का उच्चारण किया कि शरद ऋतु में उसको पित्त बढ़ा होगा और हाइपरटेंशन की तकलीफ हुई होंगी, ऐसा मैंने सोचा था। पेशेंट की प्रकृति पित्त प्रकृति थी, टॉस्टेज पॉजिटिव थी, नॉन डायबिटिक था, साथ में पेशेंट का वेट भी बढ़ा था। और ये 8 मंथ की प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम, इंट्रायूटेराइन डेथ होने की वजह से पेशेंट का स्ट्रेस में पेशेंट हमेशा रहती थी। साथ में टीचर होने की वजह से ज़्यादा सोचती थी। तो ये रुग्णों को मैंने प्रथमतः आते ही उनको विरेचन दिया, यानी विरेचन के बाद उसको स्वर्ण सूचकर एज ए रसायन काल में कंटिन्यूस 21 दिन तक दिया। उसको योग बस्ती का कोर्स कर नारायण तेल का मात्र बस्ती 21 दिन तक दिया। उत्तर बस्ती जो थी वो फलभूत की 2 और चंदनमाला लाक्षादी तेल की 1 उत्तर बस्ती उसको दिया। यह इसके बाद एक बार उसका रक्तमुक्षण भी किया। 3 महीने की एक ट्रीटमेंट होने के बाद ओव्यूलेशन स्टडी के लिए मैंने ट्रीटमेंट चालू किया। ओव्यूलेशन स्टडी के लिए जो मेडिसिन हम यूज करते हैं वो कुबेरोटी, पुष्पधर्मारस, ओव्यूलर कैप्सूल, सहज तेल मात्रा बस्ती, एरंड तेल और नस्य, पुष्पधर्मा तेल और कुबेरोटी, ये 2 मेडिसिन और फलभूत। या फलभूत की जगह कभी कभी पेशेंट संतर्पण जन्य होगा तो फलभूत की जगह फलभूत के द्रव्य से बने हुई सुफलम टैबलेट हम यूज करते हैं। 5th डे से उसको नस्य, फलभूत का नस्य दिया और उसी वक्त हमने उसको चंदनमाला लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती भी चालू किया। ओव्यूलेशन के बाद नॉर्मल उसको सम रिलेशन रखने को बोला और प्रजास्तात्निक गण, संधानीय गण, फलभूत और प्रथम मास, ऐसा हमने ट्रीटमेंट दी। पेशेंट की 25 दिसंबर 2022 को प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई। उसको फिर उसके बाद गर्भचिंतामणि, रक्तपाचक, सुफलम, ड्यूटॉर्च टैबलेट और मासोमस काढ़े जो बताया वो चालू किया और साथ में चंदनमाला लाक्षादी तेल का नाभिपूरण करने को बोला। 14/2/23 को पेशेंट की डबल मार्कर टेस्ट स्लाइटली पॉजिटिव आई। ये टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद पेशेंट वापस स्ट्रेस में गई, उसको वापस थोड़ा सा BP बढ़ा। स्ट्रेस बढ़ने की वजह से फिर मैंने उनको ब्राह्मीवर्ती स्वर्णयुक्त चालू किया 1 रोज। गर्भचिंतामणि, रक्तपाचक, सुफलम ये ट्रीटमेंट चालू ही थी। साथ में चंदनमाला लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती भी चालू किया। ट्रिपल मार्कर टेस्ट, डबल मार्कर टेस्ट पॉजिटिव आने की वजह से मैंने लघुमालिनी वसंत यानी वसंत कल्प देना ऐसा सोचकर 14 दिन के लिए लघुमालिनी वसंत दिया। 14 दिन के बाद मधुमालिनी वसंत 14 दिन दिया। 18/3/23 को यानी 14/2/23 को डबल मार्कर पॉजिटिव आई। 18/3/23 को ट्रिपल मार्कर उसको निगेटिव आई। यानी 1 महीने में यदि हमने मात्रा बस्ती और लघुमालिनी वसंत कल्प देने की वजह से ट्रिपल मार्कर टेस्ट पॉजिटिव आए, निगेटिव आया। ट्रिपल मार्कर टेस्ट निगेटिव आने के बाद पेशेंट बहुत खुशी में थी, अब चलो मेरा भी कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसके बाद 14 दिन के बाद हमने सोने वाली वसंत 14 दिन लेने को बोला।
18/4/23 को उसका यूएसजी स्कैन किया। 24 वीक की और 4 डेज की उसकी प्रेगनेंसी थी। बच्चे का स्कैन में बच्चे को कॉम्प्लेक्स सिस्टिक मास निकला। उसकी साइज 32/21 थी और लेफ्ट थोरैक्स में वो बड़ा था। कंजेनाइटल सिस्टिक एडिनोमेटोड CCM ये डिसीज उसको बच्चे के लिए डायग्नोस की गई थी। तो ये बच्चे की वजह से, इस डिसीज की वजह से उसका एक लंग्स डेवलप नहीं होने वाला था और उसका प्रेशर बच्चे के कार्डियक पर, हार्ट पर आता था। तो हार्ट शिफ्ट हुआ था, एक लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट हुआ था। तो इसी वजह से उन्होंने, डॉक्टर ने, सभी ने बताया क्या पेशेंट को आगे कितना बड़ा ये सर्वाइव करेंगे ये बता नहीं सकता, तो आप इसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। लेकिन पेशेंट की और उसके रिलेटिव की कोई इच्छा नहीं थी, तो उन्होंने वो बोले हम कैरी ऑन करेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। तो अभी ये तो अपने लिए चैलेंज था। तो मैंने उनको हृदय का बीमारी और हृदय के वहाँ प्राणव स्रोतस के वहाँ पर उसको सिस्ट ये सोचकर शुंगाभ्रक रस महालक्ष्मी विलास चालू किया और साथ में दशमूलारिष्ट का अंत अभ्यंतर और चंद्रमल अक्षय तेल का बस्ती, ये ट्रीटमेंट उसको चालू किया। 11/5/23 को वापस उसका कार्डियक स्कैन किया गया, बच्चे का भी और माँ का भी। तो स्ट्रक्चरली उसका हार्ट जो था वो नॉर्मल निकला और मेडिस्टेनियल के तरफ वो राइट साइड में शिफ्ट हुआ मिला। राइट लंग में सिस्टिक माल फॉर्मेशन था, लेकिन उन्होंने बोला कि आप कैरी ऑन कर सकते हैं। 14/6/23 को यानी पिछले महीने में 32 वीक्स में उसका वेट जो था 1700 ग्राम था, लेकिन एमनियोटिक फ्लूइड उसका बढ़ा था। तो उस वक्त हमने मात्रावस्थी बंद किया और गोक्षादि गुड़ और सुईना टैबलेट यानी मुस्तादी काढ़ा ये उसको दिया, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का थोड़ा बढ़ा हुआ था, इसलिए वो कम होने के हिसाब से हमने दिया। बाकी ट्रीटमेंट ब्राह्म्योटी, गर्भ चिंतामणि, महालक्ष्मी विलास मासोमास चालू थे। 3 तारीख को यानी परसों 35 वीक्स होने के बाद 2300 ग्राम का एक बच्ची, फीमेल बच्ची, उसको LSCS किया और लड़की हुई। BP अपर साइड में था इसलिए LSCS किया, लेकिन अभी 2 दिन हुए, बच्ची की तबीयत अच्छी है, उसको लंप है लेकिन कार्डियक एक्टिविटी अच्छा है। सेकंड लंग, राइट साइड का लंग उसका अच्छा है। सिर्फ ये जो सिस्ट है वो जो जितनी थी पहले दिन, जिस दिन किया था उतना ही है, वो सिस्ट 6 महीने के बाद ऑपरेट से निकाल देंगे, ऐसा बताया गया। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट यदि हमने पूरे लगन से और पूरे विश्वास से किया तो काफ़ी पेशेंट में हम उसको रिजल्ट दे सकते हैं। अभी मैं सुलभ प्रसूति के बारे में पहले बहुत बार बताया हुआ, तो उसी का ये स्लाइड्स है। 7वें महीने में हफ्ते में 1 या 2 बार हम मात्रावस्थी देते हैं। मात्रावस्थी को नारायण तेल भी यूज़ कर सकते हैं, सहचर भी, चंदन अक्षय तेल पेशेंट के अवस्थानुरूप यूज़ कर सकते हैं। 9वां महीना चालू होने के बाद तो एक 8 दिन के बाद ससने न्यूरोवस्थी देते हैं और 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद एरेंट तेल 2 चम्मच उसको हर वक्त लेने को बोलते हैं। इस तरह जो केसेस मेरे सामने आई उस केसेस के बारे में मैं आपके ये डिटेल किया। कुछ केसेस ऐसे रहते चैलेंजिंग रहते। एक केस ऐसी थी कि वो लेडी थी, उसका वेट 90 kg था और 90 kg वेट, मिस्टर का वेट 100 kg, प्रेगनेंसी रहती नहीं थी, PCOD तो था ही और उसको शादी होकर 12 साल हो गए थे। 12 साल में उसको प्रेगनेंसी रही नहीं थी। पेशेंट का एंड्रोमेट्रियम का थिकनेस से 12 से 14 तक रहता था, इसलिए उसको प्रेगनेंसी रहती नहीं थी, ऐसा बताया गया था। ओव्यूलेशन उसका 24 डे में के बाद होता था। तो ऐसे रुग्ण को एक तो उसका ओव्यूलेशन होकर भी वो रप्चर नहीं होता था या फिर वो सिस्ट बन जाती थी। तो इस रुग्ण को मैंने संतर्पणजन्य व्याधि सोचकर उसको वमन दिया। वमन के बाद वापस पिंपली रसायन दिया और स्वर्ण मालिनी वसन जैसा रसायन उसको लेने को दिया। ये 21 दिन का कोर्स होने के बाद योग बस्ती फॉलोड बाय सहचर तेल मात्रा बस्ती सौनस्य 5 महीने योग बस्ती की ट्रीटमेंट करने के बाद और 5 महीने के इसमें 3 महीने उत्तर बस्ती दिया। उत्तर बस्ती है नारायण तेल और फलभूत की दिया, 2 नारायण तेल और 1 फलभूत। ऐसा करने के बाद 6वें महीने में उसको प्रेगनेंसी रही। तो वेट
ज़्यादा होने के बाद ही यदि हमने बराबर अवस्थानुरूप ट्रीटमेंट किया तो हम उसको रिजल्ट ला सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, एंडोमेट्रियम अनहेल्दी एंडोमेट्रियम रहता है या एंडोमेट्राइसिस होता है, उसका थिकनेस जितना चाहिए उतना नहीं होता है। एक तो कभी ज़्यादा होता है या फिर कम भी होता है, 6-7 तक ही होता है, 5-6 रहता है या फिर 12-14 तक जाता है। तो ऐसे रुग्णों को यदि हमने उत्तर बस्ती दिया, कम होगा तो फलभूत जैसे बल्य द्रव्यों का दिया, और ज़्यादा होगा तो सहचर तेल जैसा माइल्ड अपतर्पण करने वाले मेडिसिन का यदि हमने उत्तर बस्ती दिया तो 2 बार यदि हम 2 साइकिल उत्तर बस्ती दिया तो अपने को एंडोमेट्रियम नॉर्मल होने के चांसेस होते हैं। कभी कभी काश्मीरी ग्रुप जैसा जो चरक ने बताया हुआ है वो भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। काश्मीरी ग्रुप या फलभूत है, दोनों भी एंडोमेट्रियम का थिकनेस बराबर करने के लिए सही दवा है। ठीक है, मेल इनफर्टिलिटी के कॉमनली जो बताए हुए मैंने, तो डिफिशियंसी द सीमेन एंड सीमेन क्वालिटी ऐसा ही ज़्यादा आता है, सीमेन काउंट कम होना ये ज़्यादा देखा जाता है। तो ऑलिगोस्पर्मिया जैसे पेशेंट को इनफर्टिलिटी एक वजह होती है। इस रुग्ण में यदि हमने शतावरी कवच भी शिरबस्ती या तिक्तक शिरबस्ती का यूज किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसमें 7 से 14 दिन तक हमको बस्ती देना है। या पक्षी का एक जो रहता है उसका बल्क, दूध, घृत और शर्करा और कपी कच्ची बीज का कल्क ये मिक्स कर उसका भी हम बस्ती दिया तो ये सीमेन क्वालिटी भी बढ़ाता है और क्वांटिटी भी बढ़ाता है। तो ऐसे रुग्ण में हम बस्तांडा बस्ती का भी मात्रा बस्ती दे सकते हैं। बस्तांडा यानी गोट की टेस्टिस से बनाया हुआ घृत, उसका घृत का भी यदि हमने बस्ती दिया तो भी चलता है। बस्तांडा शीर, उसका सिद्ध दूध बनाकर वो उसका बस्ती दिया तो भी चलता है। ये भी बस्ती तुमको 7 से 14 दिन तक देना चाहिए। तो क्वालिटी भी बढ़ती है, सीमेंट की क्वांटिटी भी बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है, मोटिलिटी बढ़ती है। ये ऑलिगोस्पर्मिया में काफ़ी अच्छा काम करता है। सेकेंडली, आप ऐसे रुग्णों को हम उत्तर बस्ती भी दे सकते हैं। उत्तर बस्ती में चंदन बालाक्षर तेल बहुत अच्छा काम करता है। उसका चंदन बालाक्षर तेल का यदि हमने बस्ती दिया तो मोटिलिटी के साथ जो डेड स्पर्म है, जो स्पर्म डेड रहते हैं, स्पर्म के इरेगुलर रहते हैं, स्पर्म में कुछ प्रॉब्लम होगा तो ऐसे रुग्णों में भी उसका फायदा मिलता है। तो ये एक वाजिकर बस्ती बोलकर हम इसको नाम दिया हुआ है और वो हम यूज करते हैं। शुक्राणु ऑलिगोस्पर्मिया का आपको बोला है बस्तांड बस्ती, चंदन बालाक्षर तेल का उत्तर बस्ती, ऐसे इसमें हम यूज कर सकते हैं। कुछ रुग्णों में सीमेन आजोस्पर्मिया जैसे पेशेंट में यदि उसको कलर डॉपलर टेस्ट करने के बाद यदि वापस सीमेन स्पर्म बनता है, लेकिन उसके बाद में कि जो उसकी फॉलो है, उसका चलना है, वो मोटिलिटी की वजह से नहीं होता होगा या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो ऐसे वक्त हम सहचर तेल का उत्तर बस्ती और योग बस्ती जैसे ट्रीटमेंट किया तो वो ऑब्स्ट्रक्शन निकल कर अजोस्पर्मिया में भी हम फायदा कर सकते हैं। उसके साथ हमने पहले जो बताया हुआ है आपको कि अलग अलग तरह के स्पर्म की जो बीमारियां है उसमें भी हमने यदि मात्रा बस्ती दिया तो उसमें अच्छी तरह फायदा मिलता है। क्योंकि वंध्यत्व हुआ, स्त्री रोग हुआ, योनि रोग हुआ या पुरुष का वंध्यत्व हुआ, ये सब वात स्थान पर ही की व्याधि है। यानी वात दोष की सबसे ज़्यादा अच्छी ट्रीटमेंट यानी आपको पता है बस्ती है। तो ये रुग्णों को हम बस्ती यूज़ किया तो काफ़ी हद तक इनफर्टिलिटी पर, वंध्यत्व पर, मेल और फीमेल दोनों पर भी हम उस पर भी हम यश प्राप्ति मिला सकते हैं। तो इसलिए मेरे गुरुजी हमेशा बोलते थे बस्ती द्यावा, बस्ती घ्यावा, बस्ती जीवीचा विसावा। इतना इम्पोर्टेंट बस्ती का है। इनफर्टिलिटी, बस्ती के सिवाय इनफर्टिलिटी पर चिकित्सा हो ही नहीं सकती है। आप सभी ने बहुत शांत चित्त से मेरा लेक्चर सुना, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।